हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPCS 187 मानव संसाधनों का प्रबंधन। ये सेशन आपके जून एग्जामिनेशन और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो BPCS 187 जो पेपर कोड है मानव संसाधनों का प्रबंधन, ये आपके 50 नंबर का पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शनल चूज किया है ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 50 नंबर का पेपर होता है जिसको पासिंग मार्क्स लगभग 18 या 20 नंबर होते हैं, वो पासिंग मार्क्स नंबर होते हैं इसके लिए। तो अगर आपने अभी तक इससे लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमसे गैस पेपर, इससे रिलेटेड गैस पेपर है वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो कराते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं जो हम करा रहे हैं गैस पेपर्स के अंदर, तो आप आसानी से इसके अंदर 40 से लेकर 45 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। आप वीडियो को आराम से पूरा देख सकते हैं और इससे आप समझ भी सकते हैं कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर करवाने वाले हैं। तो आप अगर गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप सिंपली उस पर क्लिक करके इस पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप सर्च पर जाकर आपको जो पेपर कोड है उसे टाइप कर सकते हैं, जैसे BPCS 187। तो सिंपली आप इस पर टाइप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको सारा मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे गैस पेपर हो जाएगा, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ। तो आप सिंपली यहाँ पर गैस पेपर पर क्लिक करके यहाँ पर बाय नाउ करके इसको परचेज कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 इन पर हमें सिंपली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिरकार ये मानव जो संसाधन होता है ये क्या होता है और इसके अंदर जो प्रबंधन ये शब्द लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो जैसे कि मानव संसाधन को हम किस रूप में जानेंगे, जैसे कि मानव, सबसे पहले तो ये मानव लिख रहा है यहाँ पर, तो ये मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन पूंजी से रिलेटेड है, आदमियों से रिलेटेड है, औरत से रिलेटेड है, जो भी कोई लोग काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। और संसाधन हम जैसा कि जानते हैं कि मतलब इनके अंदर कुछ कौशल है, इनके अंदर कोई अच्छी चीज़ है जिससे कि ये कार्य कर पा रहे हैं, कुछ क्षमता है इनके अंदर, तो वो मानव संसाधन हो जाएगा। और प्रबंधन का मतलब सिंपली हम समझ पा रहे हैं कि इनको कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो मतलब किसी भी जो भी कोई भी कार्यालय है, कोई भी कंपनीज वगैरह हैं, उनके अंदर जो वहाँ पर ह्यूमन काम करते हैं उनको मानव संसाधन के रूप में गिनेंगे। और जो मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट होता है, जो HRD डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य करता है, इनसे रिलेटेड सारे कार्य वो देखता है। ठीक है, तो एक एक करके आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ। तो मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण, उनके विकास, उनकी प्रेरणा, नियंत्रण से जुड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, तो किसी भी जो कोई भी कंपनी होगी उसके अंदर किस प्रकार के लोगों को भर्ती की जानी चाहिए, उनको क्या क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे करना चाहिए, उनको प्रेरणा कैसे दी जानी चाहिए और उनको कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, ये सब कुछ मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये संगठन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या हो जाएगा, मनुष्य का सही उपयोग करने पर जोर देता है। ठीक है, मनुष्य का सही उपयोग, उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ह्यूमन काम कर रहे हैं, उनका सही उपयोग करने पर जोर देता है। मशीन, पैसा और सामग्री तभी उपयोगी है जब उन्हें चलाने वाले लोग सक्षम और प्रेरित हो। इसलिए HRM का मुख्य उद्देश्य योग्य कर्मचारियों को चुनना, उन्हें प्रशिक्षित करना और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं मानव संसाधन का स्वरूप। तो मानव संसाधन का स्वरूप किस प्रकार से हो जाएगा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या हो जाएगा इसके अंदर कि मानव केंद्रीय दृष्टिकोण। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि मानव संसाधन के अंतर्गत मेन फोकस जो होता है वो मानव से रिलेटेड होता है। तो मानव
एचआरएम का केंद्र बिंदु कर्मचारी होते हैं। ये केवल काम लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं, भावनाओं और संतुष्टि का भी ध्यान रखता है। तो मेन पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। दूसरा हो जाएगा निरंतर प्रक्रिया। एचआरएम एक बार होने वाला कार्य नहीं है। भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों का प्रबंधन लगातार चलता रहता है। कोई भी जो भी नया कर्मचारी आएगा, उसका जो अपॉइंटमेंट होगी उससे लेकर उसकी जो भी रिटायरमेंट होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक वह एचआरएम के अंतर्गत आता है और उससे रिलेटेड सारे कार्य जो होते हैं वो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे। तीसरा हम देखते हैं कि प्रबंधकीय कार्य, ये प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन और नियंत्रण जैसे सभी प्रबंधकीय कार्य शामिल होते हैं। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि विकासात्मक प्रकृति। एचआरएम केवल कर्मचारियों से काम नहीं लेता, बल्कि उनके कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देता है। ठीक है, तो एचआरएम क्या होता है, ये सिर्फ कर्मचारियों या कंपनी से का कि उस कर्मचारियों का फ़ायदा हो क्या है, उसके अंतर्गत उसके साथ ही कंपनी का क्या फ़ायदा है, उनको सबको ये ध्यान में रखता है। कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने का कार्य करता है, उनको ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता है, उनके व्यक्तित्व का, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप होगी, उन सब का कार्य एचआरएम करता है। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे लक्ष्य उन्मुख। इसका उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, साथ ही कर्मचारियों की व्यक्तिगत उन्नति को भी महत्व दिया जाता है। जैसे चौथा पॉइंट में हमने देखा है, कर्मचारियों के व्यक्तित्व विकास में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगला हो जाएगा सामाजिक उत्तरदायित्व। तो एचआरएम कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, समान अवसर और सुरक्षित कार्य परिस्थिति सुनिश्चित करता है। तो एचआरएम क्या होता है, ये निर्धारित करता है कि वहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके साथ समान प्रकार का व्यवहार हो, न्यायपूर्ण व्यवहार हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और वहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट रहता है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, सुरक्षित एनवायरनमेंट हो। अब हम आगे देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो जाएगा प्रबंधकीय कार्य और दूसरा हो जाएगा क्रियात्मक कार्य। ठीक है, तो प्रबंधकीय कार्य क्या हो जाएगा और क्रियात्मक कार्य क्या हो जाएगा, इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य में पहला हो जाएगा योजना बनाना, दूसरा संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना। ये 4 पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो भविष्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या और प्रकार की योजना बनाना। तो सबसे पहला एचआरएम का क्या कार्य हो जाएगा कि एचआरएम जो होता है ये योजना बनाता है कि भविष्य के अंदर हमें किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उनकी क्या संख्या रहेगी, है ना, उससे रिलेटेड जो भी योजना होती है कि हमें क्या क्या चाहिए, हमारे जो भी मैनेजमेंट हो, हमारी जो कंपनी है उसको लॉन्ग टर्म में किस प्रकार के कर्मचारी चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए, ये सब कुछ जो होती है वह एचआरएम के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है संगठन करना, कार्य और जिम्मेदारियों का सही से विभाजन किया जाता है इसके अंतर्गत। तीसरा पॉइंट हो जाएगा निर्देशन, कर्मचारियों को सही मार्गदर्शन देना और उन्हें प्रेरित करना, ये सब कुछ एचआरएम का कार्य होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कार्य की निगरानी करना और आवश्यक सुधार करना। आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ क्रियात्मक कार्य होते हैं, यानी फंक्शनल कार्य होते हैं। पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, भर्ती और चयन, योग्य और कुशल कर्मचारियों की खोज करना और उनका चयन करना, यह इसका पहला इम्पोर्टेंट कार्य हो जाएगा। तो कर्मचारी ये जो कार्यालय, ये जो एचआरएम होता है ये क्या सुनिश्चित करता है, सबसे पहले तो ये देखता है कि अगर कि कंपनियों के अंदर किस प्रकार की रिक्तियां हैं, कंपनी को कितने एम्प्लॉय वगैरह चाहिए, उससे रिलेटेड ये एक योजना बनाता है और उसके अंतर्गत क्या करता है, ये योग्य और कुशल जो कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती करता है। आगे हम देखते हैं कि प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारियों को नई तकनीकों और कौशलों का प्रशिक्षण देना। तो कर्मचारी जो होते हैं किसी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती रहती है, तो उनके अंतर्गत कर्मचारियों को किस प्रकार ढाला जाए, उनके अंतर्गत किस प्रकार कौशल विकसित किया जाए, उनको नई नई किस प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह दी जाए कार्य से रिलेटेड, वो सब कुछ कार्य एचआरएम के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं तीसरा का पॉइंट, वेतन एवं पारिश्रमिक। तो
उचित वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, ये सब कुछ एचआरएम के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन। कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना और सुधार के साथ उसका सुझाव देना। ठीक है, तो ये जो एचआरएम होता है वो लगातार या तो एनुअली देख लेते हैं हम, या फिर मंथली होता है। उसका जो मूल्यांकन होता है वो क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ एचआरएम करता है और उसके आधार पर उसे फीडबैक वगैरह भी देता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा कर्मचारी संबंध। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना, ये भी एचआरएम का कार्य होता है। छठा पॉइंट हम देखेंगे कल्याणकारी कार्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो जो एचआरएम होता है वो सिर्फ कार्य करवाने या फिर जो एम्प्लॉय होंगे उनको सिर्फ सैलरी देना, या फिर जो कंपनी होगी उनको आगे किस किस प्रकार से उसकी जो भी आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराना, ये सब कुछ ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ ही जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट रहे। वहाँ पर जो कर्मचारी है उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी वगैरह आती है तो उनको सबको वह हैंडल करता है, और जो अन्य जो भी कुछ भी सुविधा अगर वहाँ पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो वो सब कुछ उपलब्ध कराने का कार्य करता है। आगे हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में हम लिखेंगे ऊपर जो भी हमने उस लिखा है उससे रिलेटेड निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संगठन की सफलता का आधार है। ये केवल कर्मचारियों की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके संपूर्ण विकास और संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। एक अच्छा एचआरएम संगठन और कर्मचारी दोनों के हितों का संतुलन बनाए रखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन संगठन की रीढ़ की हड्डी है और उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा, पहला क्वेश्चन मानव संसाधन प्रबंधन। दूसरा हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के विकास वगैरह, उनके साथ ही जो एक देश है वो दूसरे देश से या फिर पूरी दुनिया से आसानी से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही क्या है? एक ग्लोबलाइजेशन है। ये जुड़ाव व्यापार, संचार, तकनीक, शिक्षा, मीडिया और परिवहन आदि के माध्यम से होता है। अब हम सरल शब्दों में कहें, जब दुनिया एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की तरह बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के कारण वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, तकनीक और विचार एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों के उत्पाद मिलना या भारतीय आईटी सेवाओं का विदेशों में उपयोग होना वैश्वीकरण का ही परिणाम है। 1990 के दशक के बाद भारत में आर्थिक सुधारों के साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। ठीक है, तो सिंपली हम ये समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के जो सारे देश होते हैं वो एक दूसरे से आसानी से जुड़े रहते हैं। वह आर्थिक रूप से जुड़े रहते हैं। उनका जो कल्चर जो होता है वह एक देश के कल्चर दूसरे के देश के कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वहाँ की जो संस्कृति होती है वह थोड़ी मिश्रित संस्कृति के रूप में आती है, और राजनीति भी एक देश से दूसरे देश को आसानी से प्रभावित करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत में, तो भारत में क्या हुआ था? पहले भारत पूरी तरह से वैश्वीकरण के रूप में नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे भारत के अंदर क्या थी? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। जैसे ही फिर पूंजीवाद के लिए भारत को 1990 के दशक के अंदर खोला गया था जो बाहर की कंपनियों के लिए, तो उससे क्या हुआ कि जो बाहर की जो विदेशी कंपनियां थी उनके उत्पाद भारत में मिलने शुरू हो गए। वहाँ की जो कंपनियां थी भारत में सेवाएं देने लगी, और इसी के साथ ही भारत के अंदर जो हम देखते हैं कि इतना बड़ा जो हमारा आईटी सेक्टर है वह जो विदेशों की जो कंपनियां हैं जैसे गूगल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह, इनके लिए बहुत ही अच्छी सेवाएं प्रदान करता है। तो जो भारत का आईटी सेक्टर है वो पूर्णतः बाहर के देशों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसलिए यह एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की प्रासंगिकता या इसका महत्व क्या है। तो आज के समय में वैश्वीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी प्रासंगिकता निम्नलिखित बिंदुओं में समझी जा सकती है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा आर्थिक विकास में योगदान। तो वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। देश अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं और अन्य देशों से आवश्यक वस्तुएं आयात करते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
और आर्थिक विकास को गति मिलती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तकनीकी प्रकृति। नई तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान तेजी से होता है। इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल सेवाओं का विकास वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, ये दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, आर्थिक विकास में योगदान और तकनीकी प्रगति। तो वैश्वीकरण क्या है, इससे क्या होता है कि जो एक देश के जो युवा होते हैं, जो रोजगार की तलाश के अंदर रहते हैं, उनको बहुत ही अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे कि वह दूसरे देश के अंदर आसानी से कार्य करते हैं, वहाँ से पैसे वगैरह भेजते हैं, जिससे कि जो उसका जो नेटिव देश होता है उसके अंदर भी आर्थिक प्रगति होती है। विदेशी जो पैसा होता है वह देश के अंदर आता है, तो इससे आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। दोनों देशों की इकोनॉमी जो होती है वो डेवलप होती है। तकनीकी प्रगति के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तकनीकी प्रगति के अंदर जैसे हम देखते हैं वर्तमान में जो भी इंटरनेट सेवाएं होती है, मोबाइल सेवा होती है, डिजिटल सेवाएं वगैरह होती है, ये सब कुछ आसानी से एक देश से दूसरे देश में उपलब्ध होती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो विभिन्न देशों की संस्कृति हो जाएगी, भाषा, भोजन, पहनावा और जीवन शैली एक दूसरे को प्रभावित करती है। इससे आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या हो जाता है, संस्कृति, भाषा वगैरह जो होती है, जैसे कि पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव भारतीय शहरों के अंदर या फिर भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बहुत ही अधिक पड़ा है। और उसी के साथ ही जो हमारा भोजन है, भारतीय जो भोजन है, यह भी विदेशों के अंदर बहुत ही पसंद किया जाने वाला, वेजिटेरियन फूड के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला भोजन भारत का भोजन रहता है। और भारत के पहनावा तो सबसे फेमस है ही, और यहाँ की जो जीवन शैली वगैरह है, यहाँ पर जो योग वगैरह होता था उसको तो पूरे देश ने आसानी से अपना ही लिया है। तो ये सब जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, ये एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। शिक्षा और रोजगार के अवसर, तो विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने के कई अवसर मिलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है उनमें काम करने के अवसर भी बढ़े हैं। हमारे यहाँ देश से युवा जो होते हैं विदेशों के अंदर, जैसे जर्मनी वगैरह हो जाएगा, यूएसए वगैरह हो जाएगा, इन बड़े बड़े देशों के अंदर जाके पढ़ाई के अवसर उन्हें आसानी से मिलते हैं। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो वैश्वीकरण से देश एक दूसरे की समस्याएं जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर कई देश मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि अब अलग अलग जो समिट वगैरह होते रहते हैं, जैसे एआई समिट हो जाता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो होता है वो समिट होता है। ठीक है, तो ये लगातार समिट वगैरह जो होते रहते हैं, तो वो उससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है और पूरा जो दुनिया जो होती है वो एक होकर इन सब मुद्दों पर कार्य करती है। ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। हालांकि वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे स्थानीय उद्योगों पर इससे दबाव पड़ता है, सांस्कृतिक पहचान कमजोर भी होती है और आर्थिक समानता में वृद्धि भी होती है। तो अगर हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछे तो हम इन्हें जरूर हाईलाइट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो वैश्वीकरण को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्थिक वैश्वीकरण। तो ये सबसे प्रमुख प्रकार है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन वगैरह हो जाएगी, विभिन्न देशों में व्यापार करती है। शेयर बाजार और विदेशी निवेश भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पर आर्थिक जो लाभ जो होता है वो देशों को आसानी से मिल पाता है। बहुत देश जो होते हैं वो आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और साथ रहकर कार्य करते हैं। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक वैश्वीकरण। इससे विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा, आदि संस्थाएं वैश्विक स्तर पर नियम और नीतियाँ बनाती है। तो ये राजनीतिक वैश्वीकरण हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इसमें एक देश की संस्कृति दूसरे देश में फैलती है, जैसे विदेशी फिल्मों, संगीत, फैशन और भोजन का प्रभाव। सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को और भी तेज किया है। अगला हम देखते हैं सामाजिक वैश्वीकरण। ये लोगों के बीच संपर्क और विचारों के आदान प्रदान से प्रभावित है। प्रवासन या माइग्रेशन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा इसके उदाहरण हैं। तो इससे सामाजिक वैश्वीकरण कहते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया है जिसने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इससे आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। साथ ही इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। संतुलित और न्यायपूर्ण वैश्वीकरण से ही सभी देशों और समाजों को समान लाभ मिलता है। तो हमने जो भी ऊपर में पढ़ा उनकी एक एक लाइन करके हम यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैरियर प्रबंधन की अवधारणा, प्रतिरूप और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो कैरियर प्रबंधन, किसी भी कर्मचारी जो होता है वो किसी भी कंपनी वगैरह के अंदर जो कार्य करता है, वो उसके अंतर्गत उसका कैरियर जो होता है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, ये सब कुछ हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे। तो कैरियर प्रबंधन का अर्थ है व्यक्ति के कार्य जीवन की योजना बनाना, उसे विकसित करना और समय समय पर उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो कैरियर प्रबंधन क्या हो जाएगा, कार्य जीवन, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हमने सुना है, उसके अंतर्गत व्यक्ति की क्या योजना है, तो उसका योजना बनाना, उसे किस प्रकार से विकसित करना और समय समय पर उसका मूल्यांकन करना, ये कैरियर प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो सरल शब्दों के अंदर हम कहें तो यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कौशल, रुचि और लक्ष्यों के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो कैरियर प्रबंधन क्या हो जाएगा, ओवरऑल व्यक्ति की क्या चाह है, वह किस प्रकार से आगे बढ़ना चाह रहा है, उसकी क्या क्या रुचियां हैं, ये सब कुछ कैरियर प्रबंधन के अंतर्गत आता है और उन सबको किस तरह से एक साथ मैनेज कर पाता है। तो कैरियर केवल नौकरी नहीं है बल्कि जीवन भर की कार्य यात्रा है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, अनुभव, पदोन्नति या प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां भी शामिल होती है। अब हम देखते हैं कि कैरियर प्रबंधन दो स्तरों पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तय करता है और उन्हें पाने का प्रयास करता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी भी कंपनी के अंदर वो कार्य करने जाता है तो उसका कुछ फिक्स लक्ष्य होता है कि वो किस आधार पर कार्य कर रहा है। क्या वह सिर्फ पैसे के लिए कार्य कर रहा है या फिर वो एक अच्छी कंपनी के अंदर उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है। ये सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है और वो उस आधार पर ही अपने कैरियर को डिसाइड करता है, उसका प्रबंधन करता है। दूसरा हम देखते हैं संगठनात्मक स्तर पर। तो संस्था अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और पदोन्नति के अवसर देती है। तो संगठनात्मक स्तर पर क्या होता है, जो कोई भी कंपनी वगैरह हो जाएगी, संस्था वगैरह होती है, वो जो अपने कर्मचारी होती है उनको ट्रेनिंग देती है, उनको गाइडेंस देती है, उनके जो पदोन्नति या प्रमोशन होती है उनके अवसर देती है। तो ये सब कुछ क्या होता है, संगठनात्मक स्तर पर कैरियर प्रबंधन हो जाएगा। अब इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला क्या है, सही व्यक्ति को सही काम देना। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी संगठनात्मक स्तर पर कि कोई भी जो रोल है व्यक्ति को वह उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार सूटेबल होना चाहिए। कर्मचारियों की क्षमता का विकास करना, समय समय पर अगर नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है तो उनको उससे अवगत कराना, उसके लिए उचित प्रशिक्षण वगैरह देना। नौकरी में संतोष और प्रेरणा बढ़ाना, संगठन की सफलता सुनिश्चित करना। इस प्रकार कैरियर प्रबंधन व्यक्ति और संगठन दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा हम देखते हैं कैरियर प्रबंधन के प्रतिरूप। तो कैरियर प्रबंधन को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप या मॉडल बताए गए हैं। प्रमुख प्रतिरूप निम्नलिखित रूप से है। ठीक है, अब किस प्रकार से कैरियर प्रबंधन किया जाता है वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें पारंपरिक प्रतिरूप या पारंपरिक मॉडल, तो जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा था। इस मॉडल में कर्मचारी एक ही संस्था में लंबे समय तक काम करते हैं, धीरे धीरे अनुभव के आधार पर पदोन्नति मिलती है, इसमें स्थिरता अधिक होती है। जैसे कि हम देखते हैं वर्तमान में व्यक्ति एक कंपनी में कुछ 2 साल काम करता है, दूसरी में फिर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो दूसरी में चला जाता है। लेकिन पारंपरिक रूप से हम देखते हैं हमारे से एक पीढ़ी पहले तक हमारे पिताजी हो जाएंगे, हमारे चाचा जी वगैरह हो जाएंगे, उनसे उनकी पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं तो वो लगातार जो होते हैं एक ही कंपनी के अंदर बहुत ही लंबे समय तक बने रहते थे। तो उससे क्या होता है, उन्हें धीरे धीरे उन्हीं उसी आधार पर वहाँ पर अनुभव मिलता था, उनकी पदोन्नति वगैरह होती थी। तो ये सब क्या हो जाएगा, पारंपरिक प्रतिरूप के अंदर या पारंपरिक मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा। आधुनिक या प्रोटीन प्रतिरूप, इस मॉडल में व्यक्ति स्वयं अपने कैरियर का जिम्मेदार होता है। वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार नौकरी बदल सकता है। इसमें आत्मविकास और संतोष को महत्व दिया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि व्यक्ति को संतोष मिलना चाहिए, उसे सेटिस्फाई होना चाहिए और वह अपने आप को स्वयं जिम्मेदार रहता है और उसके जो भी विकास होता है उसका जीवन के अंतर्गत वह सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये आधुनिक या प्रोटीन प्रतिरूप हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं सीमाहीन कैरियर प्रतिरूप। इस मॉडल में व्यक्ति एक ही संस्था तक सीमित नहीं रहता, वो विभिन्न संगठनों, क्षेत्रों या देशों में काम कर सकता है। इसमें लचीलापन और अवसरों की विविधता होती है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे जीवन चक्र प्रतिरूप। इस मॉडल के अनुसार कैरियर कई चरणों से गुजरता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, अन्वेषण आ जाएगा, स्थापना हो जाएगी, मध्य कैरियर और अंतिम चरण। तो जीवन चक्र प्रतिरूप के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत पूरी जो स्टेजेस हो जाएगी, ये सारी क्या है, स्टेजेस है।
ठीक है। ये पूरी स्टेज है जिसके अंतर्गत जीवन चक्र प्रतिरूप बताता है कि किसी भी व्यक्ति का जो कैरियर होता है वह इन सारी चीज़ों से होकर गुजरता है। अब हम देखते हैं कि हर चरण में व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारियां बदलती रहती है कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जीवन चक्र प्रतिरूप के अंतर्गत। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, कैरियर प्रतिरूप की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया क्या है, कैरियर प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है। तो कैरियर प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके मुख्य चरण इस प्रकार है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, आत्ममूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, अब इससे रिलेटेड कैरियर योजना बनाना, कौशल विकास करना, प्रदर्शन मूल्यांकन और संशोधन और सुधार। तो इसके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, 6 स्टेजेस हो जाएगी, कैरियर प्रबंधन की प्रक्रिया हो जाएगी। पहला हम देखते हैं आत्म मूल्यांकन। व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता और कौशल और कमजोरियों को पहचानता है। ये कैरियर योजना का पहला कदम है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमें क्या पसंद है, हमारी क्या हॉबीज़ है, हमारी क्या रुचिज़ है। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर योग्यता क्या है, हमारे अंदर एबिलिटी क्या है, कि हम किस प्रकार के कार्य को बेहतर कर पाते हैं। उससे रिलेटेड हमारे अंदर क्या क्या कौशल है, हमारे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें हमारी कमजोरियों का भी पता रहना चाहिए साथ ही साथ। तो कैरियर योजना बनाने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, आत्म मूल्यांकन। व्यक्ति को स्वयं ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और व्यवहारिक लक्ष्य तय किए जाते हैं, जैसे किसी पद तक पहुंचना है या किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कैरियर योजना बनाना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव की योजना बनाई जाती है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, कौशल विकास। ये कौशल सीखना, प्रशिक्षण लेना और कार्य अनुभव प्राप्त करना इस चरण के अंतर्गत आता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा प्रदर्शन मूल्यांकन। समय समय पर अपने कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ताकि कमजोरियों को सुधारा जा सके। छठा पॉइंट हो जाएगा संशोधन और सुधार। यदि आवश्यक हो तो योजना में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में क्या आ जाएगा, कैरियर प्रबंधन व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक है बल्कि संगठन की प्रगति में भी योगदान देता है। सही योजना बनाना, उसे निरंतर सीखने की इच्छा रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, यहाँ पर ये सब कुछ से कोई भी व्यक्ति अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये कैरियर प्रबंधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है तनाव को परिभाषित कीजिए और तनाव प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तनाव आखिरकार सबसे पहले होता क्या है और उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की क्या क्या तकनीकें वगैरह है, ये हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तनाव। तनाव यानी स्ट्रेस एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति पर काम, परिवार, पढ़ाई, आर्थिक समस्या या किसी अन्य परिस्थिति का दबाव अधिक होता है। ये हाईलाइट करने वाली चीज़ है। व्यक्ति पर किसी प्रकार का दबाव महसूस होता है तब उसे स्ट्रेस होता है। जब हमारी क्षमता से अधिक अपेक्षाएं या जिम्मेदारियां हम पर आ जाती हैं तब मन और शरीर दोनों प्रतिक्रियाएं इस देते हैं, इसे ही तनाव कहते हैं। ठीक है। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि किसी भी कार्य से रिलेटेड होती है, जैसे कि हम वर्क कर रहे हैं, हमारे पास वर्क का बहुत ही ज़्यादा लोड हो रहा है, या फिर परिवार के अंदर किसी प्रकार की लड़ाई वगैरह हो रही है, किसी प्रकार की कोई की जो भी उससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह चल रही है, पढ़ाई से रिलेटेड ये तनाव हो सकता है, हमें किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हो, उससे रिलेटेड अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का हम दबाव महसूस हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से क्या होता है, ये शुरू में तो हमारे मानसिक रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन यह हमारे शरीर को भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रभावित करता है। तो इसलिए स्ट्रेस क्या है, ये मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की स्थिति है। तो ये जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये मन और शरीर दोनों प्रतिक्रिया देते हैं, इससे ही तनाव कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मात्रा में तनाव लाभदायक भी हो सकता है क्योंकि हमें मेहनत करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि हमारा कुछ भी, मान लो हमारा एग्ज़ाम है तो हमें स्ट्रेस होगा कि यार हमें पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें लगातार पढ़ने से ही हम पास हो पाएंगे। ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो तनाव है ये एक अच्छा तनाव माना जाता है कि अगर हमें ये अगर तनाव भी महसूस नहीं हो रहा है तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं
तो उससे क्या हो जाएगा, हम पास नहीं हो पाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ मात्रा में हम देखें तो तनाव जो होता है ये लाभदायक होता है। लेकिन जब तनाव बहुत अधिक और लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। अधिक तनाव से सिर दर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, घबराहट और उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो तनाव अगर लगातार बना रहता है तो उससे विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, जो कि मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है, वह उत्पन्न होती रहती है। अब हम देखते हैं तनाव के कारण क्या है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, तनाव के कई कारण हो सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या हो जाए, काम का अधिक दबाव हो जाता है, परीक्षा या करियर की चिंता हो जाती है, पारिवारिक कलह हो जाती है, परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं होती है, आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल लॉस वगैरह, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, और या फिर समय की कमी होती है, उससे भी तनाव उत्पन्न होता है। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए तनाव के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें लागू हो। अब हम देखते हैं कि तनाव प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो तनाव प्रबंधन का सिंपली क्या अर्थ है, तनाव का प्रबंधन यानी तनाव को कम करने या नियंत्रित करने। ठीक है, ये हाईलाइट करने की चीज़ है, कम करने या नियंत्रित करने। अगर तनाव को हम पूरी तरह से कम नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरकार हमें उसे नियंत्रित तो करना ही चाहिए। तो कम करने या नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ होती है या उपाय होते हैं, वही तनाव प्रबंधन होता है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रहे। तो तनाव प्रबंधन सिंपली क्या हो जाएगा कि तनाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ होती है या उपाय होते हैं, वही तनाव प्रबंधन होता है। इसका सिंपली उद्देश्य क्या हो जाएगा कि हम मानसिक रूप से शांत महसूस करें और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करें। आगे हम देखते हैं कि तनाव प्रबंधन की विभिन्न प्रकार की तकनीकें क्या क्या है। तो पहला क्या हो जाएगा, समय प्रबंधन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जाएगा कि अगर हमारे पास समय पूरी तरह से उपलब्ध रहता है तो हमें स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। तो इसलिए समय का अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाना आवश्यक है। तो समय का सही उपयोग करने से तनाव कम होता है। कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता के अनुसार काम करने से काम का दबाव महसूस कम होता है। और टालम टोल की आदत छोड़ना भी बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि काम को टालने की आदत को हमें छोड़ना चाहिए, जिससे हमारे जो समय हो वो अच्छी तरह से मैनेज हो। और समय अगर अच्छी तरह से मैनेज होगा तो हमारा जो काम है वो टाइम पर होगा, जिससे कि हमें स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, योग और ध्यान। तो योग और ध्यान तनाव कम करने के सबसे प्रभावी उपाय है। नियमित प्राणायाम और ध्यान करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और चिंता कम होती है। तो योग और ध्यान ये क्या है, तनाव को कम करने के लिए एक लॉन्ग टाइम का उपाय है। हमें हमेशा पूरे जीवन के अंतर्गत इसे अपनाना चाहिए, जिससे कि तनाव कभी भी हमारे सामने ना हो। तीसरा हम देखते हैं शारीरिक व्यायाम। प्रतिदिन हल्का व्यायाम करना चाहिए, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इससे मानसिक तनाव भी कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। चौथा हो जाएगा सकारात्मक सोच। तो नकारात्मक विचार तनाव को बढ़ाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच विकसित करना आवश्यक है। समस्याओं को अवसर के रूप में देखने की आदत डालनी चाहिए। पांचवा पॉइंट हो जाए संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। तो स्वस्थ भोजन और पूरी नींद तनाव कम करने में मदद करते हैं। जंक फूड से बचना चाहिए और नियमित समय पर सोना जागना लाभकारी है। तो बार बार यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हमें नियमित समय से कार्य करना बहुत ही जरूरी है। सामाजिक सहयोग, परिवार और मित्रों से बातचीत करने से मन हल्का होता है। अपनी समस्याएं साझा करने से तनाव कम होता है और समाधान भी मिल सकता है। ठीक है, अगर हमें तनाव महसूस हो रहा है तो हमें अपने परिवार से, दोस्तों से बात करनी चाहिए। उससे मन क्या होता है, हल्का होता है और हमारी समस्या का निवारण भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें लगातार तनाव महसूस हो रहा है तो हमें डॉक्टर को ज़रूर ही दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा शौक और मनोरंजन। तो इसके अंतर्गत संगीत सुनना, किताब पढ़ना, चित्र बनाना या किसी रचनात्मक गतिविधि में भाग लेना मन को ताजगी देता है और तनाव को कम करता है। आपके किसी प्रकार की कोई भी हॉबी वगैरह हो, उसको अगर आप परस्यू करते हैं तो उससे तनाव कम होता है। निष्कर्ष के अंदर हम देखते हैं, अंत में कहा जा सकता है कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि हम समय का सही उपयोग करें, सकारात्मक सोच रखें, समय का सही उपयोग, सकारात्मक सोच रखें, नियमित व्यायाम करें, ध्यान करें, अपने परिवार और मित्रों से जुड़े रहें, तो तनाव को आसानी से कम किया जा सकता है। और स्वस्थ जीवन के लिए तनाव प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है, तो ये पेपर कोड हमने देखा BPCS 187 मानव संसाधनों का प्रबंधन। तो इससे इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन किए।
तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी आ रही है या फिर आप गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं तो 9580023321 इन व्हाट्सअप नंबर पर मैं आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।